हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने चालुक्य वंश को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रकूट वंश को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश की तो राष्ट्रकूट का अर्थ होता है देश का प्रधान। और जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों का शासन जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में रहा है। कल की क्लास में आपको बताया था कि वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या दंती दुर्ग ने कर दिया और वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने किया है। और जो दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत या मलाजी खंड को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश के शासकों की राजभाषा की अगर बात करें तो उनकी राजभाषा जो है कन्नड़ थी। और कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न जो है पंप, पूर्ण और रन्ना को माना जाता है। और जो दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया और मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाया। दंती दुर्ग के बाद में अगला शासक जो है राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण प्रथम बनता है और कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है यह बेसर शैली में निर्मित मंदिर है। वहीं जब आपको पल्लव वंश पढ़ा रहे थे तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वहीं जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम है, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक जो है ध्रुव या धारावर्ष बनता है। और जो ध्रुव या धारावर्ष है, ध्रुव या धारावर्ष ने ही कनौज पर अधिकार करने के लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, उस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट शासक जो है ध्रुव या धारावर्ष थे। अगर बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष की, अगर बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है
कनौज पर अधिकार करने को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हो रहा था। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला था। अगर बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है प्रतिहार शासकों ने किया और अंतिम रूप से विजयी भी प्रतिहार शासक ही हुए। सबसे अधिक बार पराजय का सामना पाल वंश के शासकों को करना पड़ा। वहीं सर्वाधिक बार विजयी राष्ट्रकूट वंश के शासक हुए। फिर अगर बात करें तो ध्रुव या धारा वर्ष के बाद में राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक अमोघ वर्ष बनता है। और जो अमोघ वर्ष था, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना किया था कन्नड़ भाषा में। और अमोघ वर्ष के दरबार में ही आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वीरती के लेखक शाक्टायन, ये सभी विद्वान जो है अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और जो अमोघ वर्ष था जैन धर्म को मानता था। और इन्होंने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपनी प्राण को त्याग कर दिए। फिर अगला शासक जो है इंद्र तृतीय बनता है। और इंद्र तृतीय के समय में ही अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया हुआ था। और इंद्र तृतीय के बाद अगला शासक जो है कृष्ण तृतीय बनता है। और जो कृष्ण तृतीय था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। कृष्ण तृतीय के दरबार में ही कन्नड़ कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण नामक ग्रंथ की रचना किया है। और कृष्ण तृतीय ने ही राजेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय का निर्माण करवाया। वहीं अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक जो है कर्क द्वितीय थे। और कर्क द्वितीय की हत्या जो है तैलप द्वितीय कर देता है और राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कल्याणी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश और बेंगी के चालुक्य वंश को पढ़ लिए थे। तो चलिए राष्ट्रकूट वंश को हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। राष्ट्रकूट वंश राष्ट्रकूट का अर्थ जो है, राष्ट्रकूट का अर्थ देश का प्रधान होता है। देश का प्रधान होता है। और जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे
राष्ट्रकूट वंश के शासकों की शासन जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों की राजभाषा की अगर बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों की राजभाषा कन्नड़ थी। अगर बात करें कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न की तो कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न जो है, कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न पंप, पून और रन्ना को कहा जाता है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग थे। और दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत या मलाज खंड को बनाया था। और जो मान्यखेत या मलाज खंड है यह कर्नाटक में था। और दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया। मालवा का अभियान किया। मालवा का अभियान किया। और मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया। और जो हिरण्यगर्भ यज्ञ था, इस यज्ञ में द्वारपाल की भूमिका जो है, द्वारपाल की भूमिका गुर्जर प्रतिहारों ने निभाया। फिर अगला शासक जो है कृष्ण प्रथम बनता है। कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बेसर शैली में निर्मित मंदिर है। बेसर शैली में निर्मित मंदिर है। कृष्ण प्रथम के बाद अगला शासक जो है ध्रुव या धारावर्ष बनता है। धारावर्ष बनता है। और जो ध्रुव या धारावर्ष ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट शासक था। भाग लिया था। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज पर अधिकार करने को लेकर
तीन वंश के शासकों के बीच हो रहा था। एक था पाल वंश, प्रतिहार वंश, और राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है प्रतिहार वंश के शासक करते हैं। शुरुआत और अंतिम रूप से विजय भी, अंतिम रूप से विजयी भी प्रतिहार वंश के शासक ही होते हैं। और जो पाल वंश था, पाल वंश सर्वाधिक बार पराजय जो है, पराजय पाल वंश के शासक होते हैं। और जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश के शासक ही सर्वाधिक बार विजयी होते हैं। सर्वाधिक बार विजयी जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक होते हैं। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला था। 100 वर्षों तक चला था। फिर इसके बाद अगला शासक जो है अमोघ वर्ष बनता है। अमोघ वर्ष। और जो अमोघ वर्ष था राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था, सबसे महान शासक था। अमोघ वर्ष ने कवि राज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किया था। नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में। और अमोघ वर्ष के दरबार में ही आदि पुराण के लेखक, आदि पुराण के लेखक जीन सेन गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वीरती के लेखक, अमोघ वीरती के लेखक शाक्टायन इनके दरबार में रहते थे। और जो अमोघ वर्ष थे, अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानते थे। और अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर प्राण को त्याग कर दिए थे। और अमोघ वर्ष के बाद
अमोघ वर्ष के बाद अगला शासक जो है इंद्र तृतीय बनता है, इंद्र तृतीय। और इंद्र तृतीय के दरबार में ही अरबी यात्री, अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया हुआ था। अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया था। इंद्र तृतीय के बाद अगला शासक जो है कृष्ण तृतीय बनता है, कृष्ण तृतीय। और जो कृष्ण तृतीय है इस वंश का अंतिम महान शासक था, अंतिम महान शासक। और कृष्ण तृतीय ने ही तकोलम के युद्ध में, कृष्ण तृतीय ने ही तकोलम, तकोलम के युद्ध में, और जो तकोलम का युद्ध है 949 ईस्वी में हुआ था। तकोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने चोल शासक, चोल शासक, शासक परांतक, परांतक प्रथम को पराजित किया था। और कृष्ण तृतीय के दरबार में ही कन्नड़ कवि, कन्नड़ कवि पोन रहते थे। और पोन ने ही शांति पुराण ग्रंथ की रचना किया है, शांति पुराण की रचना जो है, पुराण की रचना जो है पोन ने किया है। और कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में, रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय का निर्माण जो है कृष्ण तृतीय ने करवाया था। और इस वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो इस वंश का अंतिम शासक जो है, इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, कर्क द्वितीय था। और कर्क द्वितीय की हत्या जो है तैलप द्वितीय कर देता है। और तैलप द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है, चालुक्य वंश की स्थापना करता है, स्थापना करता है। और एक नोट देकर पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको नोट में लिख लीजिएगा कि जो एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट काल में हुआ है। एलोरा की गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट काल में हुआ है, राष्ट्रकूट काल में हुआ है। और जो एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। तो राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गया।
और अगले क्लास में हम लोग शंकराचार्य को पढ़ेंगे। शंकराचार्य को पढ़ने के बाद दक्षिण भारत का जो इतिहास है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।